नमस्कार दोस्तों, RH स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी पुरानी कहानियों का भी आनंद लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। सीटी ज़ोर से बजी और विलियम फिलिप्स ने अपना प्लेटफॉर्म संभाल लिया। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ा था और इर्द गिर्द गर्मियों की रात फैली हुई थी। वो अकेला ही किसी भीड़ से कम नहीं था। उसका सीना देश की उत्तर पूर्वी सभ्यता का जीता जागता नमूना था, जहाँ रहस्यमय साए घूमते थे, अजगर फुफकारते हुए रेंगते थे। उसके मांसल सीने में हजारों जंगल थे। उसकी ठोड़ी का गड्ढा शैतानी आत्माओं का निवास था, जहाँ खौफनाक चेहरे वाली चीज़ें अपनी तमाम खौफनाकी के साथ देखी जा सकती थी। घनी झाड़ियों से लाखों झांकती आंखें अजीब सा मंजर पेश करती थी। उसने अपने खतरनाक प्लेटफॉर्म से नीचे की तरफ देखा। बुराई से भरी हुई हरियाली के बाद उसे अपनी पत्नी लिजा दिखाई दी, जो कि ईसाई थी। वो यहाँ से काफ़ी फासले पर टिकट फाड़ने में व्यस्त थी। उसकी निगाहें गुजरने वाले आदमी को देख रही थी। आज से साल भर पहले जब वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपनी शादी रजिस्टर करवाने गया था, तो उसकी त्वचा बेदाग और बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने अपने जिस्म पर एक निगाह डाली और लरज़ कर रह गया। वो बिल्कुल किसी रंगे हुए कैनवस की तरह था, रात की हवाओं से कांपता हुआ कैनवस। ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ था? क्यों हुआ था? इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत पहले बहस से हुई थी, फिर उसका मोटापा अड़ आया, उसके बाद तस्वीरें बनी थीं। वो गर्मियों की रातों में लड़ने झगड़ने लगे थे। वो हर वक्त चिल्लाती रहती थी। उसकी खुराक थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो हर वक्त भूख महसूस करता था और फिर बहुत ज़्यादा खाने ने ही उसकी ये हालत कर दी थी कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जिस्म पर चर्बी की तहें चढ़ गई थी। फिर शादी के 11वें महीने लिजा ने एक दिन उसे साफ साफ शब्दों में कहा था, तुम आटे के बोरे की तरह मोटे और थुलथुले हो गए हो। ये उसी दिन की बात है कि सर्कस के मालिक ने उसे बुलाकर 1 महीने की तनख्वाह उसके हाथ पर रख दी थी और कहा था, मुझे बेहद अफसोस है फिलिप्स, तुम बेहद मोटे हो गए हो और मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गए हो। तुम मुझे अपनी नुमाइश का मोटा आदमी बनाकर तो पेश कर ही सकते हो ना। हमारे पास मोटा जोकर पहले से ही है। फिर ऐसे लोग सैकड़ों की तादाद में सस्ते दामों में मिल जाते हैं। बॉस ने उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए कहा था। वैसे हमारे पास तस्वीरी आदमी नहीं है। तुम्हारे शरीर के टैटू काफ़ी ठीक लग रहे हैं। स्मिथ के मरने के बाद ये जगह खाली हो गई थी और अभी तक खाली ही है। ये बातें महीना भर पहले की थी। सिर्फ 4 हफ्ते गुजरे थे। उसे बताया गया था कि देश के एक पिछड़े हुए इलाके में एक औरत रहती है जो जिस्म पर टैटू बनाने में अपना सानी नहीं रखती। उसने यह भी सुना कि उस औरत तक पहुंचने के लिए उसे कच्चे रास्ते पर चलना होगा। नदी के किनारे से फिर बाईं तरफ मुड़ना होगा। 1 मील चलने के बाईं तरफ जाने वाली पगडंडी पर उसे आगे बढ़ना होगा। अगला दृश्य। बुढ़िया अपनी जगह से नहीं हिली थी। उसके दोनों हाथ एक दूसरे पर यूं रखे हुए थे जैसे कोई धातु की शय हो, जंग खाई हुई। उसके पैर नंगे थे, खुश्क और विभत्स भी। बुढ़िया के नज़दीक टैटू गोदने के दूध के कटोरे रखे हुए थे, कई रंगों से भरे हुए, लाल, हल्के आसमानी, हरे, पीले और भूरे रंग के कटोरे। वो बुढ़िया किसी दुष्ट आत्मा की तरह बैठी हुई थी। सिर्फ उसका मुंह ऐसी चीज़ था जो सिला हुआ नहीं था। फिर वो मुंह हिला। अंदर आकर बैठो, मैं यहाँ अकेली हूँ। मगर वो खड़ा रहा। तुम तस्वीरों के लिए आए हो? बुढ़िया ने बुलंद आवाज़ में कहा था। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगी। उसने अपना एक हाथ खोलकर उंगली से इशारा किया और चीखी थी, लो ये देखो। उसकी खुली हथेली पर विलियम फिलिप्स की तस्वीर गुदी हुई थी। ये तो मैं हूँ, कहकर वह भागने सा लगा था। भागो नहीं, बुढ़िया ने उसके कदमों की चाप सुनकर आवाज़ दी और उसे दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा। ठिठक कर उसकी पीठ बुढ़िया की तरफ थी और हाथ दरवाजे पर। तुम्हारे हाथ पर मेरी तस्वीर है? ये 50 साल से इस पर गुदी हुई है। बुढ़िया ने उंगली से हथेली पर बने टैटू को सहलाते हुए धीरे से कहा था। अच्छा? विलियम दोबारा उसके करीब चला आया। उसने झुककर तस्वीर देखी। वाकई बहुत पुराना गोदना है।
मगर ये कैसे संभव है? वो हैरान लहजे में बोला था। ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। फिर तुम्हारी तो आंखें भी सिली हुई हैं। मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था, बुढ़िया उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोली, और कई दूसरों का भी। फिर उसने अपने बाजू और पिंडलियां दिखाई थी। ये हैं उन सब की तस्वीरें जिनका मुझे इंतज़ार है। इनमें से कई मेरे पास आ चुके हैं और कईयों को अभी आना है अगले 100 सालों में। और तुम आ ही गए हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आने वाला ही हूँ? तुम तो देख भी नहीं सकती। मैं तुम्हें महसूस कर रही हूँ। अपनी कमीज़ को खोल दो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। डरो मत, मेरी सुइयाँ साफ सुथरी हैं। जब मैं तुम्हारी चमड़ी पर टैटू उकेरूंगी तो उसके बाद मुझे इंतज़ार होगा। एक लंबा इंतज़ार, दूसरे आने वालों का इंतज़ार, जब तक कि वो पता ना पा लें। उसने थोड़ा रुक कर कहा था, और फिर शायद 100 सालों बाद मैं उन जंगलों में चली जाऊं जो करीब ही हैं। फिर मैं किसी से नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। विलियम ने अपनी कमीज़ उतार दी। मैं अतीत से वाकिफ़ हूँ, मुझे वर्तमान का भी पता है, और मैं भविष्य के अंधेरों को चीर कर देखने में भी सक्षम हूँ। उसकी सरगोशी उभरी थी और उसकी सिली हुई आंखें सामने खड़े शख्स पर जम गई थीं। ये सब कुछ मेरे गोश्त पर मौजूद है। मैं उसे तुम्हारे जिस्म पर खोद दूंगी, टैटू बना दूंगी तुम्हारे जिस्म पर। पूरी दुनिया में तुम इकलौते आदमी होगे जिसे हकीकी तौर पर तस्वीरों वाला आदमी कहलाने का गौरव हासिल होगा। मैं तुम्हारे भविष्य की तस्वीरें बख्शूंगी। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चमड़ी पर होगा। और फिर गोदने की सुइयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अगला दृश्य। और उसके बाद विलियम दोबारा मेले की तरफ लौट पड़ा था। उस पर एक नशा सा छाया हुआ था और वो रह रह कर एक खौफ सा महसूस कर रहा था। वो सोच सोच कर हैरान हो रहा था कि उस बुढ़िया ने कितनी तेज़ी से उसके जिस्म की सारी त्वचा को रंग बिरंगे टैटूओं से भर दिया था। वो यूँ महसूस कर रहा था जैसे वो किसी ऑफसेट प्रेस के रोलरों के नीचे से गुजरा हो। मुझे देखो, उसने लिज़ा से मिलते ही चीख कर कहा था और अपनी कमीज़ उतार दी थी। लिज़ा ने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर से पलटकर विलियम को देखा था। उस वक्त वो हल्के नीले रंग के बल्ब के नीचे खड़ा था जो कारवां में लगे तंबू में जल रहा था। फिर विलियम ने अपनी भारी सीना फुलाकर दिखाया था, जहाँ जलपरियाँ, इंसानी चौपाए, चुड़ैलें सीना फूलने से यूँ चमकी थी जैसे जिंदा हो गई हों। उसके जिस्म पर नए गोश्त पर बिच्छू, केकड़े, भंवरे और ना जाने कौन कौन से रेंगने वाले कीड़े बने हुए थे। वो सब उसके थुलथुले बदन के ज़रा सी हरकत के साथ ही इस तरह हिलने लगते थे जैसे अचानक जिंदा हो गए हों, प्रकट हो रहे हों, छुप रहे हों, झांक रहे हों, बिदक रहे हों। ओह माय गॉड, लिजा की चीख निकल गई थी। तुम एक खौफनाक चीज़ बन गए हो विलियम। फिर वो घबरा कर तंबू से निकल कर भागी थी। एकांत में उसने आईने के सामने रुककर खुद को देखा था और सोचा था, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? क्या नौकरी के लिए? हाँ, शायद इसीलिए, या फिर उस गोश्त के इस्तेमाल के लिए जो मुझ पर मनों के हिसाब से लदा हुआ है। वो इस हकीकत को रंगों, चेहरों और आकारों की मदद से छुपा देना चाहता था। तुम इन 2 टैटुओं को कभी ना देखना, बुढ़िया ने चेतावनी दी थी। ये 2 हैं वो टैटू जिन्हें तुम्हें नहीं देखना है। क्यों? इन तस्वीरों में भविष्य छुपा हुआ है। अगर तुमने इन्हें कभी देख लिया तो ये बिगड़ जाएंगी। अभी अधूरी हैं ये, बुढ़िया ने कहा था। मैंने तुम्हारे जिस्म पर टैटू बिखेर दिए हैं, रंग बिरंगे टैटू। तुम्हारा पसीना आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन उभार देगा, यानी भविष्य को तुम्हारा पसीना और तुम्हारे विचार उन्हें जन्म देंगे। बुढ़िया का खाली मुंह मुस्कुराया था। अगले हफ्ते तुम इश्तिहार दे देना। आओ आओ देखो, दुनिया का इकलौता तस्वीरों वाला इंसान। इसके ज़रिए तुम काफ़ी दौलत कमा सकोगे। अपनी प्रदर्शनी के लिए तुम टिकट लगा देना।
तुम इस वक्त किसी आर्ट गैलरी की तरह लग रहे हो। लोगों से कहना कि तुम्हारे गोश्त पर ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी, एक ऐसी तस्वीर जो आज तक किसी ने ना बनाई होंगी। ये तस्वीरें, ये टैटू बिल्कुल जिंदा ही लगेंगे और भविष्य पर से पर्दा हटने वाला भी है। जाओ और जाकर ढोल बजा दो कि अब तुम खुद पर से पर्दा हटाने जा रहे हो। ये ख्याल अच्छा है, मगर देखो पहले वही तस्वीरें दिखाना जो तुम्हारे सीने पर हैं। पीठ वाली तस्वीरें बचा कर रखना, उस पर मैंने कपड़ा चिपका दिया है। बुढ़िया ने कहा था, वे दूसरे हफ्ते के लिए हैं, समझ गए ना? बिल्कुल, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। बताओ तुम्हारी सेवा में क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं, बुढ़िया ने कहा था, मेरी कला ही मेरा मुआवजा है। अब जाओ और देखो, आइंदा कभी इधर मत आना। गुड बाय। अगला दृश्य। और अब ये प्रदर्शन की घड़ी थी। हवा में रंगीन बैनर लहरा रहा था। दुनिया का इकलौता तस्वीरों वाला आदमी आज रात स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन करेगा। टिकट सिर्फ 1 शिलिंग। ये शनिवार की रात थी। टेंट के इर्द गिर्द रोशनियां बिखरी हुई थी। भीड़ बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। सिर्फ कुछ पल, कुछ सेकंड बाद बॉस ने मेगाफोन में बोलते हुए कहा था, खेमे के अंदर बिल्कुल मेरे पीछे हम उस तस्वीर का प्रदर्शन करेंगे जो तस्वीरों वाले आदमी के सीने पर बनी हुई हैं। दूसरे शनिवार की रात ठीक इसी जगह है, इसी वक्त हम उस तस्वीर से नकाब उतारेंगे जो तस्वीर वाले आदमी की पीठ पर बनी हुई है। खुद देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, बीवी बच्चों को लाइए। फिर वातावरण में ढोल की आवाज़ें गूंजने लगी थी, जोर जोर से। विलियम फिलिप्स जल्दी से जाकर छुप गया था। जिस वक्त टेंट में दर्शकों का रेला आया, वो अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। मन ही मन वो संतुष्ट था। वातावरण में अब संगीत बिखर रहा था। लोगों में उसने अपनी बीवी को देखने की कोशिश की और वो उसे नज़र आ गई थी। वो भी औरों की तरह ही उसे देखने आई थी। उसकी आंखों में अजनबीपन था और चेहरे पर उत्सुकता और तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ भी हो, वो बहरहाल उसकी बीवी ही थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि वो इस वक्त इतने सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसके चारों तरफ और भी टेंट थे जहाँ जादूगर के खेल दिखा रहे थे। जलपरियां मौजूद थीं, मगर विलियम के टेंट की तो बात ही कुछ और थी। यहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं थी। भाइयों और बहनों, होशियार! ढोल जोर से बजा। विलियम ने अपना लबादा जमीन पर गिरा दिया। अचानक भिनभिनाहटें एकदम खामोश हो गईं। तेज रोशनी में उसकी आंखें तस्वीरों वाले आदमी पर जा टिकी थीं, जहाँ कई दरिंदों के गोल चल रहे थे। कहीं सुर्ख आग और नीली आग जल रही थी। ढोल की आवाज़ यूँ लग रही थी जैसे दरिंदों के मुंह से चिंगाड़े निकल रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीता जागता अजायब घर विलियम फिलिप्स की शक्ल में सामने आ खड़ा हुआ हो। बिजली की नीली रोशनी में वहाँ मछलियाँ तैर रही थीं, झरने बह रहे थे, पुरानी इमारतें सिर उठाए खड़ी थीं। उसकी सांसों की रफ्तार तस्वीरों में ऐसी तब्दीलियाँ पैदा कर रही थीं कि देखने वाली आंखें देखती ही रह जाती थीं। यूँ लग रहा था कि जैसे विलियम आग के शोलों में घिरा हुआ हो और तरह तरह के प्राणी धुएं में से निकल रहे हों। अभी तक उसने अपने हाथ, बाजुओं और पिंडलियों की तस्वीरें ही दिखाई थी। फिर बॉस ने अपनी एक उंगली उसके सीने पर चिपकी टेप पर रख दी। भीड़ में अचानक गहमा गहमी शुरू हो गई। आप लोगों ने जो कुछ अभी देखा वो कुछ भी नहीं था, वो जोर से चीखा। फिर उसने टेप को चुटकी से पकड़कर खींच दिया। पल भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कुछ भी ना हुआ हो। खुद तस्वीरों वाले आदमी ने भी यही समझा था कि शायद ये तस्वीरें नाकाम साबित हुई हैं, और फिर भीड़ उसे पथरा कर रह गई। भीड़ में मौजूद एक औरत ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोती ही चली गई। फिर बहुत आहिस्ता से तस्वीरों वाले आदमी ने अपना सर नीचा किया और उसकी नज़र अपने नंगे सीने और पेट पर पड़ी और वहीं जमकर रह गई। उसकी निगाहों ने जो कुछ देखा वो उसके बाजुओं पर बने गुलाबों को कुम्हला देने के लिए काफ़ी था। उसे यूँ लगा जैसे जिस्म पर उभरे हुए नक्श और निगाह एकदम बेरंग
और जर्जर हो गए थे। उसके हाथ अनायास बढ़े और उसकी उंगलियों ने उन तस्वीरों को टटोलना शुरू कर दिया। विलियम किसी सूखे पत्ते की तरह कांप उठा था। उसे यूं लगा जैसे वो तस्वीरें ना देख रहा हो, बल्कि उसकी नज़रों के सामने एक छोटा सा कमरा है जिसमें वो किसी और की ज़िंदगी का मंजर देख रहा हो। उसने लरज कर आंखें उन पर से हटा ली। वो उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये तस्वीर उसकी बीवी लिजा की और उसकी अपनी थी। तस्वीर में वो लिजा को कत्ल करने का काम निपटाता हुआ दिखाई दे रहा था। एक काले सुनसान कमरे में हजारों आँखों के सामने एक दूर दराज के जंगल में अपनी बीवी को कत्ल कर रहा था वो। उसके मोटे मांसल हाथ लिजा की गर्दन पर जमे हुए थे। लिजा का चेहरा काला हो रहा था। ये एक ऐसा मंजर था कि हकीकी लगता था। भीड़ की आंखों के सामने ही वो मौत के मुंह में चली गई थी। विलियम को टेंट घूमता हुआ महसूस हो रहा था। फिर जो आखिरी आवाज़ उसने सुनी वो किसी औरत की सिसकी थी जो टेंट के एक कोने से उभरी थी। और ये सिसकी जिस औरत के मुंह से निकली थी उसका नाम लिजा था, उसकी बीवी। अगला दृश्य, रात को वो बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था, पसीने में नहाया हुआ। मेले की रौनकें दम तोड़ चुकी थी। उसके करीब ही दूसरे बिस्तर पर लिजा लेटी हुई थी। वो अब खामोश थी। उसने लेटे लेटे अपने सीने को छुआ। वहाँ चिपकी टेप उसे महसूस हुई। लोगों ने उस तस्वीर को दोबारा ढांप दिया था। विलियम फिर बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने अपने बॉस की आवाज़ सुनी जो चीख रहा था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये तस्वीर कैसी है? मुझे खुद कुछ नहीं मालूम था। तस्वीरों वाले आदमी ने कहा। कमाल के आदमी हो तुम, उसके बॉस ने कहा। तुमने लिजा की हालत खराब कर दी। पूरा मजमा सन्नाटे में था। आखिर तुमने ये गोदना गुदवाया किससे था? उसने लिजा को अपने सिर पर खड़े पाया। मुझे अफसोस है लिजा, मुझे ये पता नहीं था, वो धीरे से बोला। तुमने ये तस्वीर जानबूझकर गुदवाई है, मुझे डराए रखने के लिए। ये बात नहीं है लिजा, मुझे पता नहीं था। कुछ भी हो, अब या तो वो तस्वीर रहेगी या मैं, लिजा ने सख्त लहजे में कहा था। लिजा, तुमने सुन लिया ना, ये तस्वीरें ख़त्म करवा दो या मुझे छोड़ दो। हाँ फिल, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, उसके बॉस ने कहा। क्या तुम्हें नुकसान पहुंचा है? क्या लोग टिकट के पैसे वापस मांग रहे थे? ये बात नहीं है, बॉस ने कहा। लोग तो दूर दूर से अब खींचे चले आ रहे हैं, मगर मैं लालची आदमी नहीं हूँ। ये तस्वीरें ख़त्म होनी ही चाहिए। मुझे ऐसे भद्दे मजाक पसंद नहीं हैं। मजाक? मगर ये मजाक कहाँ था? वो बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सोचता रहा। वो बूढ़ी औरत जो 100 साल से जिंदा थी और उसे 100 साल और जिंदा रहना था, ये सब कुछ उसी का किया धरा था। लेकिन उसने आखिर ये तस्वीरें बनाई क्यों कर? वो तो कह रही थी कि ये तस्वीरें अधूरी हैं। उसने कहा था कि इन्हें मेरे विचार और मेरा पसीना मिलकर पूरा करेंगे। तो क्या तस्वीरें वाकई अधूरी हैं? उसने कहा था कि, लेकिन उसने सोचा, मैं तो किसी को कत्ल करना नहीं चाहता। फिर ये मूर्खता भरी तस्वीरें मेरे गोश्त पर क्यों उभर आई थी? विलियम ने दोबारा सीने पर हाथ फेरा। टेप तले उसे तेज गर्मी का एहसास हुआ। वो तस्वीर की आंख से खुद को लिजा को कत्ल करते हुए देख रहा था। मैं उसे कत्ल करना नहीं चाहता, उसने लिजा के बिस्तर की तरफ देखकर सोचा। कुछ पल बाद उसने खुद से पूछा, मैं वाकई उसे मार डालना चाहता हूँ क्या? क्या? लिजा ने बिस्तर पर लगभग उछलते हुए सा पूछा था। कुछ नहीं, विलियम जल्दी से बोला। तुम आराम से सो जाओ। अगला दृश्य, उस आदमी ने उस पर झुकते हुए एक खरखराते हुए औजार को देखा जो उसके हाथ में दबा हुआ था। फिर बोला, 1 इंच की सफाई के 2 पाउंड लगेंगे, जानते हो? टैटू गोदने का मुआवजा कम होता है और टैटू खत्म करने का ज्यादा होता है। फिर वो रुक कर बोला, ये टेप तो हटाओ। तस्वीरों वाले आदमी ने आज्ञा का पालन किया। टैटू गोदने वाला पीछे हट गया। कमाल है, तुमने ठीक सोचा। ये सीन है ही ऐसा कि इसे मिटा ही दिया जाना चाहिए। मैं तो उसे देख भी नहीं सकता। खुदा की पनाह, उसने अपनी मशीन संभालते हुए कहा। तैयार हो जाओ। वैसे तुम्हें दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर भी। मेले का मालिक यानी बॉस करीब ही खड़ा देख रहा था। 5 मिनट बाद उसने अपनी मशीन की सुई बदली और कुछ बड़बड़ाया। 10 मिनट बाद वो सीधा हुआ और सिर खुजाने लगा।
आधे घंटे बाद वो उठा और उसने रोज़र से कहा कि वो कमीज़ पहन ले। फिर उसने औजार संभाले। ज़रा रुकना, बॉस ने कहा, तुमने काम तो किया ही नहीं। ये मुझसे नहीं होगा, गोदने वाले ने कहा। क्यों? मैं तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगा। ये तस्वीरें मिटने वाली नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये इसकी हड्डियों तक उतर गई हैं। मैं समझा नहीं भाई। मिस्टर, मैं पेशे में 20 साल से हूँ। मैंने ऐसा गोदना आज से पहले कभी नहीं देखा। मगर यार, हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं भाई, गोदने वाले ने मायूसी से सिर हिलाया। इसका सिर्फ एक ही तरीका है। और वो तरीका क्या है? बॉस ने पूछा। चाकू लो और सीने की पूरी खाल उतार दो। उसके बाद वो वहां नहीं रुका और चला गया। सोमवार के दिन शो देखने वालों का शोर उसके कानों में पड़ रहा था। ये बड़ा भारी मजमा है, तस्वीरों वाले आदमी यानी विलियम फिलिप्स ने कहा। मगर वो जो कुछ देखने आए हैं उन्हें नहीं दिखाया जाएगा, बॉस ने कहा। तुम इस टेप के बगैर उनके सामने नहीं जाओगे। मैं तो उस तस्वीर की तरफ से भी फिक्रमंद हूँ जो तुम्हारी पीठ पर प्लास्टर टेप से छुपी हुई है। क्यों ना आज उसी को दिखाया जाए? बुढ़िया ने मना किया था। वो तस्वीर हफ्ते से पहले पूरी नहीं होगी। तभी बॉस ने बढ़कर उसकी पीठ पर से चौड़ी टेप खींच ली। क्या है? विलियम ने पूछा। और फिर बॉस ने टेप को दोबारा चिपका दिया और बोला, फिल, बुढ़िया पक्की फ्रॉड थी। तुम उसके पास गए ही क्यों थे? मुझे नहीं पता था कि वो कौन चुड़ैल है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पीठ पर कोई तस्वीर नहीं है, मगर ये तस्वीर बाद में उभरेगी। ठीक है, बॉस हंसने लगा। आओ, दर्शकों की भीड़ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, मगर वो आईने के सामने खड़ा सीने पर की तस्वीर साफ करने में मग्न था। मेज़ पर बहुत सी चीज़ें ढेर लगी हुई थी, फ्रॉक्साइड, एसिड, रेगमाल और पता नहीं क्या क्या। वो घर में उसी काम में लगा हुआ था और हर कीमत पर सीने की ये तस्वीर हटा देना चाहता था। वो बेहद बेचैन और परेशान था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर कोई खड़ा उसे देख रहा है। रात के 3 बज रहे थे। वो लिज़ा थी और शायद शहर से लौटी थी। लिज़ा? उसने मुड़े बगैर पूछा। तुम पहले इस मनहूस तस्वीर से जान छुड़ा लो, फिर बात होगी, वो अंदर आते हुए बोली। मुझे पता नहीं था कि वो बुढ़िया मेरे सीने पर क्या गोद रही है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम था। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, लिज़ा ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। मैं खुद तुमसे नफ़रत करती हूँ। जब से तुम्हारे जिस्म पर चर्बी चढ़नी शुरू हुई है, तभी से मुझे तुमसे नफ़रत हो गई थी। गोश्त के पहाड़ से कौन मोहब्बत करेगा? तुमने मुझसे पूछे बगैर ये गोदना क्यों गुदवाया? तुम मुझे अकेला छोड़ दो ना, वो झन्ना कर बोला। तुमने सैकड़ों आदमियों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने कहा ना कि मुझे इस तस्वीर के बारे में ज़रा भी मालूम नहीं था। लिज़ा ने अपने हाथ पीठ पर बांध लिए और कमरे में टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो बड़बड़ाती भी जा रही थी, जैसे दीवारों को सुना रही हो। विलियम सोच रहा था कि क्या वाकई मुझे मालूम था? क्या मैं वाकई इसे मार डालना चाहता हूँ? लिज़ा लगातार बोले ही जा रही थी। विलियम में तरह तरह के कीड़े निकाल रही थी। वो उसे घूरने लगा। तुम खुद को समझते क्या हो? लिज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। अब मैं तुम जैसे घिनौने शख्स के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। लिज़ा, मेरा नाम मत लो। देखो, विलियम ने नर्म लहजे में कहा, अगले हफ्ते मेरी पीठ की तस्वीर का प्रदर्शन होगा। यकीन करो, उसे देखकर तुम मुझ पर गर्व करोगी। मैं तुम पर गर्व करूंगी। तुम एक वेल मछली की तरह हो, बड़े और लिजलिजे। लिज़ा, विलियम ने उसे झिड़का। मैं तलाक चाहती हूँ, वो चीख कर बोली। मुझे गोश्त का पहाड़ नहीं, मर्द चाहिए, मर्द। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, विलियम दहाड़ा। मैं ज़रूर छोड़ूंगी, वो चीखी। चुप रहो लिज़ा, वो गरज कर बोला। यूँ लगा जैसे उसके बदन पर गुदी सारी तस्वीरें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो गई हों, जैसे उसके बदन पर सारे सांप बिच्छू गुस्से में आकर फुफकारने लगे हों। वो लिज़ा की तरफ लपका, एक इकलौते आदमी की तरह नहीं, एक पूरी भीड़ की तरह। उसके पहाड़ जैसे बदन के अंदर फेफड़े धोकनी की तरह हरकत करने लगे थे। उसने उसे अपने मजबूत मांसल बाजुओं में किसी नन्ही चिड़िया की तरह दबोच लिया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, प्यार करना चाहता था।
लिजा ने दोनों हाथों से उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे छोड़ दो, उसने नाखूनों से उसका सीना खुरचते हुए कहा। लिजा, लिजा, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, डरो मत, विलियम ने समझाते हुए कहा। मदद, बचाओ, मदद, लिजा जोर से चीखी। अचानक विलियम को गुस्सा आ गया। खून उसकी कनपटियों के अंदर ठोकरें मारने लगा। उसने दोनों हाथों से लिजा की गर्दन दबा दी। लिजा की मौत अब कुछ ही क्षण की बात थी। अगला दृश्य। बाहर दौड़ते हुए कदमों की चापें उभर रही थी। विलियम ने ईंटों का पर्दा हटाया। वहाँ मेले के सारे आदमी उसके प्रतीक्षक थे। उन सबके चेहरे डरावने हो रहे थे। वो उनकी तरफ बढ़ा, उनसे बचकर निकल जाना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि ये लोग उसकी बात नहीं समझेंगे। चूंकि वो भागा नहीं था, इसीलिए उन्होंने हैरत से उसे अपनी तरफ आने दिया। वो स्तब्ध खड़े थे, लेकिन उनकी निगाहें विलियम पर ही जमी हुई थी। विलियम उनके दरमियान से गुजरकर टेंट वाली जगह की तरफ बढ़ा। उसे कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, बस वो चले जा रहा था। वो उसे देखते रहे। जब विलियम नज़रों से ओझल हो गया तो उनमें हलचल पैदा हुई। उन्होंने लपक कर टेंट का पर्दा उठाया और अंदर झांका। विलियम चला जा रहा था घास के मैदान में। वो उधर गया है, किसी ने चीख कर इशारा किया। पहाड़ी पर टॉर्च और लालटेनों का एक पूरा काफिला दौड़ रहा था। दौड़ते हुए साए साथ थे। विलियम थक रहा था, वो बेहद थक चुका था। वो अब चाहता था कि उसे पकड़ ही लिया जाए। वो रहा, टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ फैली और किसी ने बुलंद आवाज में कहा, आगे बढ़ो, उस कमबख्त को निकलने नहीं देना। तस्वीरों वाला आदमी फिर दौड़ने लगा। वो 2 बार गिरा जानबूझकर, क्योंकि वो अब बहुत थक गया था। उसका पीछा करने वाले के हाथों में लाठियां और बर्छियां भी थी। भयभीत होकर वो उस चौराहे की तरफ भागा जिसमें एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी। उस जगह का तमाम अंधेरा खत्म होकर रह गया। हर तरफ पतंगे उड़ रहे थे और आसपास से झिंगुरों की सीटियां गूंज रही थीं। यूँ लग रहा था जैसे हर चीज़ लाइट की तरफ दौड़ रही हो। ठीक उसी तरह तस्वीरों वाला आदमी भी उधर ही दौड़ रहा था। उसके पीछे सायों की एक भीड़ भी उसी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। रोशनी के करीब पहुंचकर वो बेदम होकर लुढ़क गया। इसे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर उसे यूँ लगा जैसे कुछ टेंटों की नोकदार लाठियाँ ऊपर उठ रही हों और नीचे गिर रही हों। वो लाठियाँ जो टेंट को सहारा देने के लिए ज़मीन में गाड़ी जाती हैं। शहर से दूर इस सड़क पर झिंगुरों की सीटियाँ कुछ और तेज़ हो गई थीं। खौफनाक चेहरों वाले साए तस्वीरों वाले आदमी विलियम के सिर पर खड़े हुए थे और उसके हाथों में खेमों के नोकीले खूंटे दबे हुए थे। फिर उन्होंने सड़क पर पड़ी हुई भारी भरकम लाश को पलट दिया और ज़मीन खून से तर होने लगी। किसी ने हाथ बढ़ाकर लाश की पीठ पर चिपकी टेप को उखाड़ दिया। अचानक उस भीड़ में भिनभिनाहट उभरी। एक शख्स घबराकर पीछे हटा। कई निगाहें अभी तक उस तस्वीर पर जमी हुई थीं। धीरे धीरे उनकी हैरत उभरती जा रही थी। उनके मुंह खुले हुए थे और वो हौले हौले कांप रहे थे, क्योंकि मुर्दे की पीठ पर उन्होंने देखा था वो टैटू। वो था ही ऐसा टैटू। स्ट्रीट लैंप की रोशनी में लाश की पीठ पर वो टैटू साफ दिखाई दे रहा था। वो टैटू एक ऐसी भीड़ का टैटू था जो एक सुनसान सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पड़ी एक मोटे की लाश को फटी फटी आंखों से देख रही थी। लिजा और विलियम फिलिप्स के बाद अब इस भीड़ के लोगों की बारी थी। समाप्त। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली कहानी लेकर जल्द मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।